आज की जो कहानी है वो अशोक अग्रवाल की कहानी है। इमरती रसोई और अखबार। जी हाँ, इमरती हर मध्यम वर्गीय घर की एक करुण वास्तविकता का नाम है। वह नीम अंधेरे में दरवाज़ा थपथपाती है तो सुबह होती है, और रात को सारा काम समेट कर जाती है तो दिन संपन्न होता है। उसका न आना साक्षात प्रलय है। ईश्वर बाबू और उनके 3 पड़ोसियों पर यह प्रलय टूटा तो उनकी सारी गृहस्थी ही अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन फिक्र की क्या बात है, एक इमरती मरती है तो दूसरी पकड़ में आ जाती है। घरेलू नौकरानियों के रूबरू मध्यम वर्गीय जीवन की संवेदनहीनता का मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में किया गया है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। ईश्वर बाबू ने रजाई से मुंह बाहर निकाला। सुमित्रा की देह गठरी बनी कंबलों के बीच दुबकी थी। खूब मस्ती की नींद सो रही है। होठों में बुदबुदाते हुए उन्होंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के शीशे पूरी तरह से अंधे बने हुए थे। क्या आज उनकी नींद वक्त के पहले उचट गई है? वह कुछ समझ न पाए। उनके हाथ सिरहाने रखी घड़ी की तरफ मुड़े। बरसों से चली आ रही दिनचर्या ने उन्हें धोखा नहीं दिया था। घड़ी 5:30 बजा रही थी। सहसा उन्हें सिगरेट की तलब हुई। उनका हाथ सिरहाने रखी मेज की तरफ बढ़ा और फिर वापस लौट आया। सिगरेट से पहले उन्हें गर्म चाय का प्याला चाहिए था। उसी वक्त उन्हें बारामदे में अखबार के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। अखबार अपने ठीक वक्त पर उनके बारामदे में गिरा था। बिस्तर से बाहर निकलकर उन्होंने गर्म गाउन पहना। एक बार सुमित्रा के पलंग पर दृष्टि दौड़ाई और सिटकनी सरकाते हुए बारामदे में चले आए। उनकी कल्पना एकदम सही निकली। कोहरे की दीवारें इतनी घनी थी कि 2 मीटर आगे की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही थी। अखबार उठाकर वापस कमरे में चले आए। अखबार उसी तरह मुड़ा हुआ उनके हाथ में सिमटा रहा। चाय की गर्म घूंट गले से नीचे उतरने और अखबार की तहों के खुलने की शुरुआत एक साथ होती है। बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है। इसमें यदाकदा व्यवधान तभी पड़ता था जब कोई अनहोनी घटना सहज ही घटित हो जाती थी। मसलन 4 महीने पहले उनकी बड़ी पुत्र वधू सहसा प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी थी और उन्हें वक्त से पहले अस्पताल भागना पड़ा था। प्रसूति गृह के बाहर कुड़ते हुए वह लगातार लड़के को याद करते रहे, जो मात्र इसी उद्देश्य के लिए पूरे 2 साल बाद घर की सुध लेने आया था और एक दिन बाद ही अपने दफ्तर की व्यस्तताओं का रोना रोते हुए वापस लौट गया था। मसलन उनके पड़ोसी विनायक ने रात के 12 बजे अपनी देह का परित्याग किया तो एक अच्छे और जिम्मेदार पड़ोसी की तरह उन्हें पूरी रात ही नहीं बल्कि अर्थी के उठने तक वहीं ड्यूटी देनी पड़ी थी। आज इस वक्त ऐसी कोई अनहोनी घटित तो नहीं हुई, लेकिन घटने की तैयारी कर रही थी। घड़ी 6 बजा रही थी और अभी तक इमरती नहीं आई थी। इमरती, चाय और अखबार, इनका पारस्परिक अटूट संबंध था। ऐसा कभी होता ही नहीं था कि घड़ी की सुई 5 बजाए और इमरती के हाथ की तेज थाप दरवाजे को उसकी नींद से जगा ना दे। घड़ी की सुई आगे खसक जाए तो समझो दरवाजा ही नहीं पूरा घर नींद में डूबा रहेगा। सूरज के उगने तक का पता नहीं। ईश्वर बाबू और सुमित्रा ही नहीं, ड्राइंग रूम का फर्नीचर, कमरों की दीवारें, फर्श, रसोई के बर्तन सब उस वक्त सोते रहेंगे जब तक कि उन्हें अगले दिन इमरती की थाप अपने वक्त पर थपथपाएगी नहीं। तो आज दिन की शुरुआत ही इतने भद्दे ढंग से होगी। ईश्वर बाबू परेशान हो आए। अखबार को उन्होंने उसी मूल आकार में मेज पर टिकाया और सुमित्रा के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। सुनती हो? ईश्वर बाबू को सुमित्रा की निश्चिंता पर गुस्सा आया। 6:30 बज रहे हैं। गठरी में हरकत हुई। सुमित्रा ने चेहरा बाहर निकाला। क्यों शोर मचा रहे हो? मुंह ढककर लेट जाओ। आज इमरती नहीं आई। ईश्वर बाबू झुंझलाए। मुझे नहीं, तुम्हें परेशानी होगी। आती होगी, उसे कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। सुमित्रा ने उठने की कोशिश की। गठिया का दर्द जोर पकड़ गया है। पैर की उंगलियां खुल नहीं रही है। मुझे नहीं लगता आज वो आएगी। 1 घंटा से ऊपर हो गया। ईश्वर बाबू चिंतित हो गए। कैसे होगा? पूरी रसोई भिनकी पड़ी है। मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे। सुमित्रा पैर और हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगी। कैसे होगा? ईश्वर बाबू ने सुमित्रा के प्रश्न को दोहराया। उन्हें लगा कि उसका कोई समाधान उनके पास नहीं है। इस वक्त चाय और अखबार दोनों को वह भूल चुके हैं। एकाएक घंटी बज गई। सुमित्रा के चेहरे पर आशा की चमक दौड़ गई। लगता है इमरती आ गई। क्या पागलपन की बात करते हो? उसने आज तक कभी घंटी बजाई है? ईश्वर बाबू दरवाजे की तरफ लपके। दरवाजे पर गुप्ता जी खड़े थे। ईश्वर बाबू हताश हुआ है। पत्नी को डांटने के बावजूद कहीं उनके अंदर हल्की सी उम्मीद हिलोरे लेने लगी कि आज शायद इमरती ने ही भूलवश घंटी बजा दी हो। क्या इमरती काम करने आई है? गुप्ता जी ने कमरे के भीतर झांकते हुए पहला वाक्य दागा। ईश्वर बाबू ने कहा, नहीं।
बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा? गुप्ता जी हताश हो आए। अब कोई आशा नहीं रह गई थी। ईश्वर बाबू के घर का काम निपटा कर ही इमरती उनके घर पहुंचती थी। 7 बज रहे हैं, अब क्या आएगी? हमारे यहाँ तो अभी तक चाय भी नहीं बनी। ईश्वर बाबू अपने मन में तसल्ली पाने लगे। उनकी जटिल समस्या के साथ अब गुप्ता जी भी उसमें शामिल हो गए थे। गुप्ता जी ने लपक कर अखबार को उठाते हुए उसकी तहों को खोला और तेजी से आंखें दौड़ाने लगे। ईश्वर बाबू, कल रात पिछले 20 साल की सबसे अधिक ठंड पड़ी है। हम भी तो कहें कि हीटर काम क्यों नहीं कर रहा है? गुप्ता जी ने पृष्ठ पलटते हुए कहा। लगता है पहाड़ों पर खूब बर्फ गिर रही है। बर्फ की बात कर रहे हो? लिखा है जवाहर सुरंग में 1 मीटर से ऊपर बर्फ जम चुकी है। कुछ दिन ऐसा ही रहा तो डल जम जाएगी। आराम से उस पर कार भगाई जा सकती। गुप्ता जी हंसे। सहसा उन्हें कुछ स्मरण हो आया। मैं यहीं अटक गया। बच्चों को आज मुझे ही तैयार करना होगा। कमबख्त, इमरती को इसी ठंड में छुट्टी करनी थी। ईश्वर बाबू बरामदे में अकेले खड़े रहे। कोहरा धीरे धीरे छटने लगा था। गली में आवाजाही शुरू हो गई थी। दूर से आती हुई एक औरत को देख उन्हें उसके इमरती होने का भ्रम हुआ। जब पास आई तो उन्हें अपनी बुद्धि पर क्रोध आया कि इतना इतना भी भुला बैठे कि इमरती ने कभी शाल ओढ़ी ही नहीं। सूरज की दिशा में उन्होंने ताका, लेकिन अभी तक वहाँ लालिमा का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। जब तक खूब तेज धूप नहीं निकल जाएगी तब तक सुमित्रा के अंग काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे। क्या आज धूप खिलेगी? कमरे के भीतर जाते हुए ईश्वर बाबू यही सोच रहे थे। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाऊं? ईश्वर बाबू रसोई की तरफ बढ़ते हुए बोले। सबसे पहले अपने लिए चाय तैयार कर लो। सुमित्रा पलंग से उतरने की कोशिश करने लगी। ईश्वर बाबू रसोई के भीतर थे। जब सावित्री ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा सुमित्रा ने ही खोला। सावित्री का पूरा शरीर अजीब सी हड़बड़ाहट, बेचैनी और चिंता से लदा लदा काँप रहा था। सुमित्रा आग्रह करने के बावजूद वहीं खड़ी रही। इमरती ने क्या कोई खबर भी नहीं भिजवाई? कल भी वह आएगी या नहीं? सावित्री सिर्फ जानकारी लेने के हिसाब से यहाँ आई थी। हमारा तो पूरा घर अभी तक बासी पड़ा हुआ। बहुओं से कहो तो साफ मना कर देती कि झूठे बर्तन उनसे नहीं धोए जाएंगे। नवाबजादियाँ अभी तक बिस्तर की गर्माई में ही दुबकी बैठी हैं। अच्छा है उन्हें काम करने की आदत पड़ेगी। सुमित्रा आज के दिन पहली बार हंसी। खाक करेगी, मुझे तो झूठे बर्तन में खिला देगी। मेरा काम कैसे पूरा होगा? पूरे 1.25 लाख गेहूं के दानों की गिनती करनी है, न एक कम न एक ज़्यादा। सावित्री उसी तरह चिंता में डूबी खड़ी रही। इन दानों का क्या करना है? सुमित्रा ने उत्सुकता से पूछा। इसी पूर्णिमा को उन्हें ब्रज घाट पर जाकर पंडित जी को देना। इन दानों से राम की खेती होगी। मैं देख रेख कराऊंगी। इन्हें सिर्फ पक्षी चूकेंगे। बस 5 दिन रह गए हैं। सावित्री की समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का सामना कैसे करे। उसका समाधान सिर्फ इमरती के पास था और पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। गोयल साहब की घरवाली कैसे करेगी? सुमित्रा को अब आनंद आने लगा था। उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? गोयल साहब दफ्तर से 2-3 चपरासियों को भेज देंगे। सावित्री की आवाज़ में हल्की ईर्ष्या झलक आई। आयकर अधिकारी को नौकरों की क्या कमी? सुमित्रा सावित्री को दरवाजे तक छोड़ने आई। सामने वाले बंगले का गेट खुला। गाउन के ऊपर फर वाला कोट पहने आयकर अधिकारी की पत्नी दिखाई दी। सावित्री धीरे से उस पास आई। अपनी शान दिखा रही है। कोट वाली महिला सुमित्रा के पास आकर खड़ी हुई। मैं आपके यहाँ आ रही थी। क्या आज इमरती नहीं आई? सुमित्रा के कुछ कहने के पहले ही सावित्री व्यंग से मुस्कुराई। आपको क्या फर्क पड़ता? परेशानी तो हमें। आज शनिवार है, दफ्तर बंद है। चपरासियों के घरों का हमें पता नहीं है। कोट वाली महिला के चेहरे पर वही चिंता की परछाई मंडराने लगी जो अभी तक उन दोनों के चेहरों पर थी। इस गली में यही 4 घर थे जहां इमरती काम करती थी। सुबह 5 बजे काम शुरू करके 8 बजे एक एक करके क्रमानुसार जगाना, बुहारना, संवारना शुरू करती थी। इसी तरह शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक वह इन चारों घरों को क्रमानुसार थपथपाना, सहलाना और सुलाना शुरू करती थी। चारों घर आज भी अभी तक ऊँग रहे थे। कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए, जबकि सिर्फ अभी 8:30 बजे थे। सूरज कोहरे को धक्का देता हुआ अपना हाथ पैर उछाल रहा था। इमरती दूसरे दिन भी नहीं आई। गनीमत यह रही कि आज रविवार था। घर पर कोई लफड़ा झपड़ा नहीं था। एकमात्र ईश्वर बाबू के मकान के बाहर खुला लॉन था जहां गली में सबसे पहले धूप आकाश से नीचे गिरती थी। गुप्ता जी और गोयल साहब के साथ ईश्वर बाबू धूप के एक चमकीले टुकड़े के नीचे कुर्सियों पर पसरे हुए पंजाब की आतंकवादी गतिविधियों और सरकार की ढुलमुल नीतियों और शीतलहर में हुई मौतों की चर्चा में मशगूल थे। कई दिनों बाद आज धूप के दर्शन हुए थे। धूप में हालांकि कोई खास गरमाई नहीं, लेकिन धूप तो आखिर धूप ही है।
जो इन दिनों दुर्लभ हो चली थी। इतनी गंभीर चर्चाओं के बीच उनमें से किसी को पता नहीं चल पाया कि कैसे और किस क्षण अपने मटमैले और कृशकाय चेहरे के साथ इमरती उस चमकीले धूप के टुकड़े के नीचे चली आई है। आपकी समस्या तो हुई हल हुई, हमारी मुसीबत तो अब है, गुप्ता जी ने गोयल साहब के घर से बाहर निकलते हुए एक नौकरनुमा आदमी को हसरत के साथ देखते हुए कहा। कहाँ, घर की सफाई और कामकाज की बात दूसरी है, गंदे बर्तनों को तो वह भी हाथ नहीं लगाया। गोयल साहब से इमरती का कोई विकल्प नहीं है, उसका विकल्प सिर्फ दूसरी इमरती ही हो सकती है। दूसरी इमरती क्या आसानी से हाथ लगेगी? 4 साल हो गए तलाशते हुए, इसके बूते काम करना कहाँ रह गया, हर वक्त खांसती रहती है, क्या करें, कोई मिलता ही नहीं। गुप्ता जी झुंझलाए। कुछ नहीं साहब, आजकल इनके दिमाग खराब हो गए हैं, चिल्तर दिख रही है, सब बहानेबाजी है, वह हमारी कमजोरी खुद समझती है। 2 दिन नहीं 15 दिन की छुट्टी कर दो तो भी उसे काम से निकालेगा नहीं, कोई भी काम से नहीं निकालेगा। गुप्ता जी उठने को उपक्रम करने लगे। यहाँ तो बहुत गनीमत है, बम्बई की तो बात ही दूसरी है। गोयल साहब हंसे। हमारे यहाँ मुंबई में जो काम करने आती थी वह हर इतवार को छुट्टी रखती थी और महीने में एक बार उसे पिक्चर देखने के पैसे अलग से देना पड़ते थे। देख लेना, एक दिन यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा। सिर्फ इतवार की छुट्टियाँ नहीं बल्कि कैजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि आदि। गुप्ता जी के चेहरे पर सब कहते हुए हंसी की एक भी रेखा नहीं उभरी। गेट का दरवाज़ा खुला, तीनों ने देखा सावित्री अपने तुल देह को टहलती हुई हमेशा की तरह हड़बड़ाई हुई चली आ रही थी। सावित्री के पति कृपाल बाबू अत्यंत व्यस्त व्यापारी थे, उन्हें इतवार को भी फुर्सत मुश्किल से मिल पाती थी। उसकी एवज में उन सारे दायित्वों का निर्वाह सावित्री को ही करना होता था। सावित्री एक क्षण के लिए टिटकी और फिर उसी हड़बड़ाई हुई घर में प्रवेश कर गई। सुमित्रा हीटर के पास बैठी हुई अंगलियों की सिकाई कर रही थी। सुन रही हो गोयल साहब के ठहाके, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता। सावित्री खड़ी खड़ी भुन बनाई। मैंने सबसे पहले गीज़र में पानी गर्म किया, फिर किसी तरह काम निपटाया। सुमित्रा के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। पता नहीं इमरती इस चिल्ला के बर्फ़ के पानी में कैसे बर्तनों को साफ कर पाती। कुछ नहीं, सब आदत की बात है, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सावित्री बड़बड़ाई। गोयल साहब के ठहाके निरंतर उसका रक्तचाप बढ़ा रहे थे। इमरती की खोज खबर तो लेनी चाहिए, आखिर कुछ तो पता चले कि कितने दिन ऐसा चलेगा। सुमित्रा ने चिंता प्रकट की। मुफ्त में आराम करने को मिले तो क्या घिसता है, सारी आदत इन्हीं गोयल साहब की बिगाड़ी हुई है। इमरती का मुंह उधर अधिक ही चढ़ा रहने लगा है, बात बात में इस बात का बखान करती रहती है कि गोयल साहब के यहाँ से उसे कभी यह मिला है कभी वह मिला है। दिवाली पर उन्होंने इमरती को मिठाई के 2 डिब्बे दिए थे, सुमित्रा ने सावित्री को बताया था। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, नाली में नहीं फेंके, कुत्तों को भी नहीं चटाया और इमरती को पकड़ा दिया, एक ही बात है। मिठाई में देखा नहीं कितनी सड़ांध आ रही थी, फफूंद तक तो लगने लगी थी। हमारे यहाँ जो डब्बा भिजवाया मैंने उसे हाथ का हाथ मेहतर को दे दिया था। सावित्री फुसफुसाई। दरवाजे पर गोयल साहब के यहाँ मिठाई के डब्बों का ढेर लग गया था। 200 से भी अधिक डब्बे आए होंगे। शहर का कोई ऐसा बड़ा व्यापारी नहीं बचा जिसने उस दिन मिठाई के डब्बे गोयल साहब के घर नहीं भिजवाए हों। बड़े अधिकारियों को ही वे डब्बे गोयल साहब ने अपनी तरफ से भिजवाने शुरू कर दिए थे। बावजूद इसके कितने डिब्बे शेष रह गए कि पूरी गली में एक एक डब्बा वितरित करा दिया था। इमरती का घर तो आपका देखा हुआ है। सुमित्रा ने उत्सुकता के साथ सावित्री की तरफ देखा। मैं इसीलिए तो आज घर से निकलूं कि उसकी खोज खबर ले लूं। सावित्री कुछ क्षण के लिए चुप हो आई और फिर तनिक संकोच के साथ बोली, जरा अपनी शाल पकड़ाना, मैं जल्दी में भूल आई। बाहर निकलते हुए सावित्री ने चिल्लाकर कहा, मैं इमरती के घर जा रही हूँ। उसका उद्देश्य सफल हुआ। गोयल साहब, ईश्वर बाबू, गुप्ता जी तीनों ने ही उसकी तरफ देखा। आप हमारे घर भी खबर करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। गोयल साहब उठ खड़े हुए। सावित्री लगभग 2 घंटे बाद वापस लौटी। इमरती के घर तक पहुंच जाना कोई मजाक नहीं था। न जाने कितनी गलियां जिनसे गुजरते हुए निरंतर मुंह पर सड़ान से बचाव के लिए कपड़ा रखना होता। वहां पहुंचकर एक से दिखाई देने वाले जीर्ण शीर्ण मुश्किल से कमरे के छोटे से घरों के बीच इमरती का मकान तलाश पाना किसी खजाने की तलाश से कम नहीं था। सावित्री ने आते से ही सुमित्रा की शाल वापस लौटाई। उसकी हाँफनी अभी संतुलित भी नहीं हो पाई थी कि मिसेस गोयल और श्रीमती गुप्ता भी वहाँ चली आई। दोनों जैसे उसके लौटने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मिसेस गोयल ने आज गाउन के ऊपर कश्मीरी कोट पहना हुआ था। सभी दिल थामे सिर्फ सावित्री के मुंह से निकलने वाले वाक्य की प्रतीक्षा कर रही थी। पूरे 2 गिलास पानी गटकने के बाद
सावित्री की सांस अपने मूल आकार में लौटी। इमरती कम से कम 15 दिन तक नहीं आ पाएगी। इस वाक्य ने विस्फोट का काम किया। सभी सकते में आ गए। सावित्री सिर्फ मिसेस गोयल के चेहरे की तरफ देख रही थी। इमरती ठंड खा गई है। अर्ध बेहोशी की हालत में वह मुझे भी नहीं पहचान सकी। सावित्री ने बात पूरी की। मैं तो कब से उसे समझा रही थी, इमरती अब तेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा, लोभ अच्छा नहीं। एक दो घरों का काम छोड़ दे। कड़कड़ाती सर्दी में 4 बजते ही घर से निकलना। श्रीमती गुप्ता ने अदृश्य इमरती के प्रति अफसोस जाहिर किया। मैंने उसे 15 दिन पहले गर्म शाल दी थी, लेकिन उसने कभी पहनी ही नहीं। मिसेस गोयल अपनी बारीक आवाज में बोली। पतोहू को दे दिया होगा, उसे भी कुछ पकड़ाओ, कुछ फायदा नहीं। वह अपने पास कुछ नहीं रखती, सब बेटी और पतोहू को दे देती, सुमित्रा ने कहा। खाने की चीज़ें तक पल्लों में बांध कर ले जाती। मैंने तो उसे साफ कह दिया था कि यहीं खाना हो तो खा लो, घर ले जाने के लिए कुछ नहीं दूंगी। मिसेस गोयल चलने की तैयारी करने लगी। हमें उसका इलाज कराना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए तो वह जल्दी ठीक हो सकती, सुमित्रा बोली। इमरती के बिना घर का काम नहीं चलेगा। वह ईमानदार भी कितनी है। मजाल है कि आज तक घर का एक भी सामान गायब हुआ हो। मेरा तो पूरा ही घर फैला रहता है। श्रीमती गुप्ता भी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। 40 रुपये में भला आज कोई हाथ लगेगा? सावित्री गुस्से में बताई। उस पर भी इसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमें उसका इलाज करवाना चाहिए। सावित्री ने अपनी बात को पुनः दोहराया। हम सभी मिलकर पैसे जमा कर लें। इमरती के इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसकी तनख्वाह में से माहवारी काट लिया करेंगे। लेकिन उसे डॉक्टर के यहाँ कौन ले जाएगा? उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बड़े झंझट का काम है। श्रीमती गुप्ता कुछ तय नहीं कर पा रही थी। हम तो नौकरी पेशा आदमी, तनख्वाह पहली तारीख को हाथ में लगेगी। मैं वैसे भी 100 रुपये इमरती को एडवांस दे चुकी। कहते हुए मिसेस गोयल बाहर चली गई। उनके पीछे पीछे श्रीमती गुप्ता भी। देखा तुमने कितनी बेरहम है। ईश्वर इन्हें देखेगा। मैं तो कल इमरती के यहाँ फिर जाऊंगी, सावित्री ने अफसोस के साथ कहा। सावित्री और सुमित्रा बाद जब बाहर निकली तो उन्होंने पाया कि मिसेस गोयल अभी वहाँ उपस्थित थी। वह हंसते हुए ईश्वर बाबू से लॉन में चारों तरफ खिले हुए फूलों के बारे में बात कर रही थी। उनसे मनोहार कर रही थी कि वो 2-3 पौधे उनके यहाँ भिजवा दे, जिन्हें वह गमलों में लगा देगी। आपका लॉन तो आजकल मुगल गार्डन बना हुआ। सुमित्रा की तरफ देखते हुए मिसेस गोयल हंसते हुए कहा। अगले 2 दिन तक सावित्री नहीं आई। सुमित्रा व्यग्रता और उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा करती रही। गली में जाते हुए जब सावित्री दिखाई दी तो उन्होंने उससे आवाज़ दी। सावित्री हमेशा की तरह हड़बड़ी में थी। सुमित्रा को देखते ही उसका चेहरा लटकाया। मैं कल ही इमरती के घर गई थी, उसकी हालत और ख़राब हो गई। लगता नहीं कि वो बचेगी। इलाज करवाने में पैसा भी बेकार जाएगा, इसलिए मैं आपके पास नहीं है। सुमित्रा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। सावित्री चलने लगी तो सहसा उसे कुछ स्मरण आया। आपके यहाँ कपड़े धोने वाली भी तो आती है, उसका क्या नाम है? रघुबीरी। सावित्री ठिठक गई। लेकिन वह किसी काम की नहीं। रसोई उसे नहीं सौंपी जा सकती। उसे एक बार हमारे घर भेजिएगा, सुमित्रा ने प्रार्थना की। उसकी जात ऐसी नहीं, उससे सिर्फ कपड़े धुलवाए जा सकते, बर्तनों को हाथ कैसे लगवाया जाएगा? सावित्री ने असमंजस के साथ कहा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप याद रखिएगा, हो सके आज ही। सुमित्रा ने अनुनय की। वापस लौटते हुए सावित्री सिर्फ रघुबीरी में अटकी थी। देर तक संघर्ष चलने के बाद वह किसी निर्णय तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही थी। आजकल जात कौन देखता? रघुबीरी भी तो इंसान है। आखिर वह कितनी साफ सुथरी रहती है, उसे देखकर कौन अनुमान लगा सकता है? इससे पहले कि सुमित्रा या अन्य कोई लपक ले, वह स्वयं उसे पक्का कर लेगी। इस वक्त वह सिर्फ यह सोच रही थी कितने रुपयों से बात शुरू करके कितने रुपयों तक उसे तय करना उचित रहेगा। इमरती जितने रुपए माहवार लेती थी, अधिक से अधिक उससे 5 या 10 रुपये अधिक देना होंगे। सावित्री को लगा पिछले 1 सप्ताह से बड़ा चला आ रहा उसका रक्तचाप धीरे धीरे सामान्य हो रहा है।